कुछ यूएस आर्मी के सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के सैनिकों पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो पैसिफिक ओशन की एक ऐसी जगह पर फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन था। इनफैक्ट उन सोल्जर्स को तो अपने बॉडी वेस्ट से काम चलाना पड़ता है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाते हुए। ये वो मोमेंट था जब जापान ने जंग का ऐलान कर दिया था यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट। अब यूएस आर्मी किसी भी तरीके से इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती थी, उन्हें भी पलट जवाब देना था अपने दुश्मनों के खिलाफ। इसीलिए यूएस आर्मी ने अपने कई सारे प्लेन्स भेज दिए ताकि वो हवाई हमला कर सकें। बहुत सारे यूएस सोल्जर्स अपने अपने साथियों और प्लेन के साथ निकल पड़े थे जापान की टेरिटरी पर हमला करने के लिए। उन्हीं सभी लोगों में से हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसमें कि 3 यूएस के सोल्जर्स मौजूद थे। उनमें से एक पायलट होता है तो बाकी दोनों उसके सहायक थे। एक का नाम था टोनी और दूसरे का नाम था जिन। तीनों कोऑर्डिनेशन बिठाकर किसी भी तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो जापान की टेरिटरी के पास पहुंच जाए, लेकिन सबसे पहले उन्हें पार करना होगा पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा रास्ता। अब उन सोल्जर्स को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पैसिफिक ओशन कितना खतरनाक है, लेकिन अब अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए उन्हें ये तो करना ही होगा। अब पायलट जब अपनी प्लेन लेकर आगे बढ़ता ही रहता है तभी उसे कुछ अजीब लग रहा था। आसपास देखने पर कई सारे काले बादल दिखाई देते हैं जो कि यूजुअली होता नहीं था। पायलट को पहले से ही कई सारे मिशंस का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इस समय पता नहीं क्यों पायलट को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब थोड़ा जैसे ही वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं तभी पायलट की नजर गई प्लेन के फ्यूल लेवल के ऊपर। उसका फ्यूल तो आधे से भी कम हो चुका था और ये तो सीरियस कंडीशन है। अभी भी उन सभी का पैसिफिक ओशन से काफी लंबा सफर बाकी होता है और इतने कम फ्यूल में तो वो आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाएंगे। पायलट ने तो तुरंत ही जिन को कहा कि तुम मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करो कि इस कंडीशन में क्या करें। जिन लगातार ट्राई करता रहता है कि वो कमांड सेंटर से कनेक्ट कर ले रेडियो सिग्नल भेजकर, बट सिग्नल्स में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही थी कि कुछ भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अचानक कुछ देर के अंदर एक कनेक्शन स्टैब्लिश भी हो जाता है, लेकिन वो यूएस आर्मी का नहीं बल्कि जापान के सोल्जर्स की आवाज आ रही थी। और अगर जापानीज सैनिकों को पता चल गया कि यूएस के कुछ सोल्जर्स पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं और उनकी टेरिटरी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो जरूर वो उन पर हमला करके मारने के लिए आएंगे ही। इसीलिए जिन ने तुरंत ही वो रेडियो सिग्नल निकाल दिया और मॉर्स कोड भेजने लगा। मॉर्स कोड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक सीक्रेट कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन अब यहाँ इतनी कोशिश करने के बावजूद भी कोई कनेक्शन नहीं होता और उन्हें समझ नहीं रहा था कि क्या करे। फ्यूल तो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था और देखकर लग रहा होता है कि ओशन में एक भयानक तूफान भी आने वाला है। पायलट ने तो तब जाकर अपने साथियों को कहा कि हमें शायद पानी के अंदर ही लैंडिंग करनी होगी, इस तरीके से हम और आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी दोनों सोल्जर्स टोनी और जिन इसके लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों ने पैसिफिक ओशन में जरा भी समय नहीं बिताया था और अगर वो पानी में गिर गए तो तब तक नहीं आ सकती जब तक कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने नहीं आ जाती। लेकिन अब फिर भी पायलट ने उन दोनों साथियों को कहा कि तुम सारे रिसोर्सेज जमा कर लो और सब कुछ एक बैग में रखना जिससे कि हम कैरी कर सके। फ्यूल तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, इसीलिए पायलट किसी भी तरीके से पानी में प्लेन को लैंड कर देता है। इस लैंडिंग से प्लेन को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा था। पैसिफिक ओशन के वाटर में गिरने के बाद प्लेन ऑटोमेटिकली नीचे डूबने लगी। हो सकता है कि प्लेन में कोई छेद हो जिसे कि सोल्जर्स ने ध्यान नहीं दिया होगा और अब तो ऑब्वियस बात है कि प्लेन से उन्हें बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो वो डूब जाएंगे। पायलट और टोनी किसी भी तरीके से अपना सीट बेल्ट ऑन करके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बेचारा जिन वहीं पर फंस गया था। वो तो प्लेन के साथ पानी में डूबते ही जा रहा होता है, लेकिन एंड मोमेंट पर आते आते जिन ने भी अपनी सीट बेल्ट ऑन कर ली और सीधा अपने साथियों के साथ ऊपर की तरफ चला गया। उनके पास एक छोटी सी बोट भी होती है जिसके अंदर वो जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये हो रही थी कि उनके सारे रिसोर्सेज एकदम से चले गए हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज तो प्लेन में रखे गए थे और प्लेन पैसिफिक ओशन की गहराइयों के अंदर चला गया है। यानी उनके पास सिर्फ बचने के लिए एक यही लाइफ बोट बची हुई है। अब इतने बड़े पैसिफिक ओशन में ये 3 सोल्जर्स फंसे हुए हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता। वो तो अपने कमांड सेंटर से कांटेक्ट भी नहीं कर पाए थे और अगर कहीं न कहीं से जापानीज सोल्जर्स ने उन्हें देख लिया तो उन्हें तुरंत ही मार दिया जाएगा। यानी ऑलमोस्ट चारों तरफ से ये अमेरिकी सोल्जर्स यहीं पर फंस चुके थे। लेकिन हम सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उनकी मदद करेंगे इस पूरे प्रोसेस में सरवाइव करने के लिए। तीनों सोल्जर्स जब अपनी नजर घुमाते हैं तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक ना कोई आइलैंड होता है और ना ही कोई बोट दिखाई दे रही थी। आखिर वो लोग इस कंडीशन से बाहर निकले तो निकले कैसे? अब अचानक उन तीनों सोल्जर्स को आसमान में एक प्लेन दिखाई देती है जो यूएस मिलिट्री की थी। तुरंत ही पागलों की तरह वो प्लेन को आवाज देकर यहाँ बुलाने लगे, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि वो प्लेन उनसे काफी दूर होती है जो इस तरीके से उनकी आवाजें नहीं सुन सकती। उन तीनों सोल्जर्स को अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि प्लेन वाले सोल्जर्स उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अब ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि अगर प्लेन चली गई आपको बिना देखे तो आप वहीं फंसे रह सकते हो। तो इस जगह पर कभी आप फंस जाओ तो सिंपल काम करना है कि किसी भी तरीके से पानी पर अपने कपड़े या फिर
चीजें फैला देनी है। प्लेन में मौजूद रेस्क्यूअर्स यही नोटिस करते हैं कि कहीं कुछ अलग तो नहीं लग रहा और वो पानी के अंदर उसी जगह पर अपनी प्लेन लेकर जाएंगे। अगर फ्लेयर गन या फिर और कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है तो हमें गॉगल या फिर मिरर से बनी हुई चीजों को लेकर रिफ्लेक्ट कराना है सन की रोशनी डालकर। ये बहुत बार देखा गया है कि बहुत ज्यादा दूर से सूर्य की रोशनी अगर रिफ्लेक्ट कराई जाती है तो वो आराम से नोटिस की जा सकती थी। और अगर फिर भी काम नहीं बनता तो अपनी बोट के चारों तरफ कुछ ऐसे बॉडी वेस्ट फैला दीजिए जिससे कि रेस्क्यूअर्स को वहाँ पर कुछ अलग लगे और वो आपकी मदद करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाए। इन चीजों को फॉलो करने पर जरूर आप बच सकते हैं, लेकिन इन तीनों सोल्जर्स के पास कुछ इक्विपमेंट्स थे ही नहीं। पायलट यही बोल रहा था कि हमारे पास अगर पैराशूट रहता तो हम उसे पानी में फैलाकर उनकी नजर में आ सकते थे, पर अफसोस की बात ये होती है कि प्लेन के साथ वो पैराशूट भी अंदर चला गया। उनके पास तो कोई रास्ता नहीं होता और थोड़ी ही देर में वो प्लेन वहां से चला जाता है। पायलट, टोनी और गिन तीनों ही इस बात से उदास हो चुके थे, लेकिन रियलिटी तो पायलट को भी पता थी कि वो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उन्हें तो शायद अब बचाने वापस कोई भी नहीं आएगा। टोनी और गिन तो बहुत ही ज्यादा चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, यूएस मिलिट्री वाले जरूर हमारी मदद के लिए यहाँ पर आते ही होंगे। लेकिन पायलट ने बताया कि रेस्क्यूअर्स यहाँ से जा चुके हैं और शायद वो फिर से इस जगह पर ढूंढने के लिए नहीं आएंगे। हमारे पास वो आखिरी चांस था अपने आप को नोटिस कराने का, लेकिन हम उसमें नाकामयाब हो गए। यानी अब इसी तरीके से हमें यहाँ कितने दिन गुजारने पड़ेंगे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। धीरे धीरे उनका मोरल डाउन होने लगता है और वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि बाहर कैसे निकले। उनके पास तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। वो एयरबोट भी एकदम छोटी थी जिस पर ऑलमोस्ट सिर्फ 2 ही लोग जा सकते थे। पायलट को तो इसका भी डर लग रहा था कि कहीं एयरबोट की एयर निकलने के कारण वो डूब न जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। पायलट को यहाँ पर थोड़ी सर्वाइवल नॉलेज थी, इसीलिए उसने दोनों साथियों को कहा कि तुम सब अपने शूज निकाल कर पानी में फेंक दो। हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ सकता है, तो बोट पर जितनी वेट कम हो उतना ही अच्छा होगा। पायलट टोनी और गिन के लिए सीनियर था, तो दोनों बिना कुछ सोचे पायलट की बातों पर भरोसा करके अपने शूज निकालकर पानी में फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि पायलट ने अपने शूज नहीं फेंके। इसी बात के बारे में दोनों जब पायलट से पूछते हैं तो वो सिंपल बताता है कि अगर हमें कहीं आइलैंड या फिर जमीन मिल गई तो किसी को तो शूज पहनकर उस जगह पर जाकर छानबीन करनी होगी। टोनी और गिन इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें डर भी लगने लगा था कि पायलट उनसे ज्यादा जानता है। अगर वो उसे धोखा देकर वहाँ से चला गया तो उनका क्या होगा। धीरे धीरे कुछ घंटे बीतते चले गए और वहाँ पर चारों तरफ रात हो जाती है। तीनों सोल्जर्स तो बिना पानी के एकदम तरस रहे थे और ये ओशन का खारा पानी तो वो पी नहीं सकते क्योंकि इससे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी कॉमन नॉलेज उन सोल्जर्स को होती है, पर यहाँ पायलट बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता था और उसने वो चीज की जो इस कंडीशन में सबसे बेस्ट होती है, यानी उसने शूज के अंदर यूरिन निकाला और लिटरली उसे पीने लगा। टोनी और गिन को इससे बहुत ही घिन आ रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए ये तो करना ही होगा। पहली रात को तो टोनी और जिन साथ में बैठकर चारों तरफ नजारे देख रहे थे, क्योंकि भले ही वो इस जगह पर फंस चुके हैं पर इस तरीके का एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए नया होता है। बात ये थी कि उस एयर बैग के ऊपर जगह कम थी तो कोई एक ही आदमी एक टाइम पर सो सकता था, इसीलिए वो तीनों सोल्जर्स कोऑर्डिनेट करते हैं और एक टाइम पर एक सोल्जर सो रहा था तो बाकी दोनों जाग रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें कब तक चलेंगी वो नहीं जानते थे और अगर अंत में उन्हें कोई बचाने नहीं आया तो उनकी मौत पक्की है। अब सुबह होने पर पायलट अपनी थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये बता रहा था कि लहरें जिस तरफ जा रही हैं वो हवाई की तरफ है और पीछे की तरफ हमारे अमेरिका का वो भाग है जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पायलट ने तो ये भी अनुमान लगाया कि अगर हम कुछ दिनों तक इसी तरीके से ट्रैवल करते रहे तो हवाई पहुंच सकते हैं। लेकिन जिन तो यही कह रहा था कि उतने दिनों तक बिना खाना पानी के हम जिंदा कैसे रहेंगे, और उन्हें पता था कि वो सब पैसिफिक ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन में बहुत बड़े बड़े तूफान आया करते हैं, सबसे बड़ी लहरों का रिकॉर्ड भी यहीं पर देखा गया है। तो अगर ये कंडीशन उनके सामने आई तो वो सरवाइव कैसे करेंगे उन्हें नहीं पता। फिलहाल के लिए तो उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी और एक दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता। तब जाकर जीन ये बताने लगा कि हम ओशियन में हैं और ओशियन में मछलियां तो जरूर होंगी तो हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। अब तीनों किसी भी तरीके से अरेंज करते हैं एक कांटे का जो ऑब्वियसली उनके एक मैगजीन के अंदर होता है। उस मैगजीन को ओपन करने पर पता चला कि उसके अंदर एक स्प्रिंग है और उसी स्प्रिंग के टुकड़े निकालकर उसका वो एक कांटा बना देते हैं। अब वो तीनों किसी भी तरीके से उस कांटे से एक रस्सी बांध देते हैं और पानी में डालते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर अचानक उस कांटे में कोई तो फंस गया था, लेकिन नीचे जो भी था वो दुगनी तेजी से फोर्स लगा रहा होता है। जिन और टोनी तो उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी मछलियां खाकर अपना सर्वाइवल करना है, लेकिन निराशा की बात ये होती है कि वो रस्सी ही टूट गई। वो सभी तो चौंक जाते हैं कि आखिर नीचे कौन सा पानी वाला जीव मौजूद है, बट उन्हें इतना तो पता चल गया था कि मछलियां पकड़ना भी यहाँ पर आसान काम नहीं है। धीरे धीरे वहाँ पर गर्मी भी बढ़ने लगती है जिससे कि वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे। जिन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो सीधा पानी के अंदर ही कूद गया।
उसे मजे आने लगे थे क्योंकि अब उसकी बॉडी को ठंडक मिलने लगी थी, जिनको देखकर टोनी भी वहाँ पानी में कूदने के लिए जाता तो है, लेकिन पायलट ने उसे समझाया कि इस तरीके की पैसिफिक ओशियन में शार्क्स मौजूद होती हैं, इसीलिए पानी में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। टोनी तो रुक गया, लेकिन जब यहाँ जीन को शार्क के बारे में बताया जाता है तो वो तुरंत ही तैरते हुए बोट के अंदर आ गया। उसे भी बहुत ज्यादा डर था कि कहीं शार्क आ जाए तो वो बचेगा कैसे। यूजुअली शार्क डायरेक्टली हमला तो नहीं करती, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि पैसिफिक ओशन में जितने भी शार्क्स पाई जाती हैं वो ज्यादातर ह्यूमंस के खिलाफ एग्रेसिव होती हैं। उन्हें तो एक भी सेकंड नहीं लगेगा हमला करके इंसान को मारने के लिए। तो अब वो तीनों सोल्जर्स के लिए साफ हो चुका था कि वो पानी के अंदर भी नहीं उतर सकते। हर तरफ से मानो एकदम खतरा ही दिखाई दे रहा था। अब उन तीनों सोल्जर को ओशियन के बीचों बीच पूरे 1 हफ्ते बीत चुके हैं, वो भी बिना रिसोर्सेज के, जिससे कि उनकी बॉडी एकदम कमजोर हो चुकी थी। पूरे बॉडी पर लाल धब्बे आ चुके थे क्योंकि सन की रोशनी इतनी तेज होती है। वो तो ना ही अब पानी में जा सकते हैं और ना ही मछलियां पकड़ सकते हैं। रिसोर्सेज भी बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहे थे और उन्हें कोई आकर बचाएगा इसकी भी होप नहीं होती। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट बात पता चली कि पायलट और वो दोनों सोल्जर जब प्लेन में मौजूद थे और सीधा पैसिफिक ओशियन की बाहर निकल रहे होते हैं तो कुछ समय के लिए उन्हें सिग्नल नहीं मिला था अपने हेडक्वार्टर से, और उसी मोमेंट पर पायलट ने एक गलत टर्न ले लिया जिससे कि आज वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। जब तक उनका हेडक्वार्टर से कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ था तो उन्हें पता चला कि वो गलत डायरेक्शन में है और अब वापस सही डायरेक्शन में जाने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं बचे थे। यानी एक गलती और उन तीनों की जान अब खतरे में पड़ चुकी है इस पूरे ओशियन के भी, ऐसा ओशियन जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। टोनी तो अब इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो सोच रहा था कि वो ओशियन का पानी पीकर अपना पेट भर ले। वो जैसे ही पानी को अपने हाथ में लेता है तभी पायलट ने उसे रोक दिया, क्योंकि ये पानी भले ही थोड़े समय के लिए उसकी प्यास बुझा देगा लेकिन उससे ज्यादा उसके बॉडी पर इफेक्ट करेगा, यानी कि वो डिहाइड्रेशन के साथ और भी कई सारी बीमारियों से जूझ सकता था। पायलट के समझाने पर टोनी ये समझ तो जाता है, लेकिन अब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। वो कैसे रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे? इस तरीके से तो वो तीनों कुछ ही दिनों के अंदर मारे जाने वाले थे। पायलट जो कि उन दोनों में से सबसे बड़ा था, वो तो यही सोच रहा होता है कि उसकी गलती की वजह से वो यहाँ फंसे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उनका लक ही बेकार होता है। अगर हेडक्वार्टर से कनेक्शन हो जाता तो वो सही डायरेक्शन में ही चलते रहते। इन्हीं चीजों के ऊपर लगातार सोचते हुए अचानक पायलट अपने पॉकेट में हाथ डालता है। लिटरली उसे वहां पर एक पेंसिल मिली जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। टोनी और गिन बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो एक पेंसिल से क्या करेंगे। तब जाकर पायलट ने उन्हें बताया कि हम इस पेंसिल की मदद से एक मैप बना सकते हैं। हम मैप के ऊपर वो सारी चीजें इंक्लूड करते जाएंगे जो हम नोटिस कर रहे हैं। और पायलट को तो डायरेक्शन और कई सारे द्वीपों के बारे में पहले ही पता था, तो इसीलिए वो लाइफ जैकेट पर लगातार उससे ड्रॉ करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसने अपने कुछ इक्विपमेंट्स की मदद से ये पता भी लगा लिया कि आखिर वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और ये भी पता लगाया कि सही डायरेक्शन क्या है जिस पर उन्हें जाना चाहिए। पायलट ने कहा कि हमारी बोट अभी उस डायरेक्शन में जा रही है जहां हवाएं बह रही हैं, लेकिन हमें ठीक इसके अपोजिट में जाना है। डायरेक्शन फाइनलाइज करते ही पायलट को एक और आइडिया आता है और उसने तो लाइफ बोट को बांध कर पानी में फेंक दिया, जिससे कि उनकी बोट पहले तो स्टिल हो जाए और जब हवाएं खत्म होने के बाद जब वो उसे बाहर निकाले तो उनकी बोट लहरों के माध्यम से आगे बढ़ने लगे। ये आइडिया ठीक उसी तरह होता है जैसे कि बड़ी बड़ी शिप एक जगह पर रुकने के लिए बड़ा सा एंकर डालती हैं। वो एंकर पानी के नीचे जाकर फंस जाता था और शिप आगे नहीं बढ़ पाती थी। यानी इससे पता चल रहा था कि उन तीनों का कोऑर्डिनेशन सरवाइव करने के लिए सबसे बेस्ट है। और अब तो वो तीनों प्रे करने लग जाते हैं कि उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। जिन तो ये साफ कह रहा था कि उसे मरना नहीं है, उसकी लाइफ अभी पूरी बाकी है जिसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना था। इनफैक्ट ये पूरी जंग खत्म होने के बाद वो फैमिली के पास ही जाने वाला होता है, इसीलिए वो प्रे करता है कि उन सभी को बचा लिया जाए। पायलट भी यही मांगता है कि हम सभी को बचा लिया जाए, इसके बाद वो सारी चीजें एकदम अच्छे से करेंगे। लेकिन यार टोनी ने सिर्फ एक चीज मांगी कि यहाँ पर बारिश हो जाए। उसे प्यास बहुत तेज लगी थी और बॉडी पूरा गर्म था। अगर बारिश आ जाएगी तो शायद ये सारी चीजें ठीक हो सकती थी। लेकिन टोनी जब ऊपर की तरफ देखता है तो बारिश नहीं हो रही थी। वो तो गॉड से डिसअपॉइंट हो गया कि आखिर वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। पर टोनी और बाकी लोगों को भी पता था कि इस तरीके से हमारी विशेष तुरंत नहीं काम करेंगी। मे भी हो सकता है कि गॉड हमें देख रहे हैं और हमारा टेस्ट ले रहे हैं। यही छोटी छोटी चीजें उनका होप बनाए रख रही थी सर्वाइवल के लिए। नहीं तो कई सारे लोग जिन्हें प्रॉपर सर्वाइवल टेक्निक्स नहीं आती हैं, वो कुछ ही दिनों के अंदर फ्रस्ट्रेट होकर बिना रिसोर्सेज के वहीं मर जाते थे। पर इन तीनों सोल्जर्स को भी जरा सा भी नहीं आइडिया कि आगे कितनी ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली हैं। सुबह से रात हो जाती है लेकिन बचने के आसार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अंधकार और पानी ही फैला हुआ था। थोड़ी देर तक वो तीनों इसी तरीके से बोट पर बैठे हुए होते हैं, तभी एक मिराकल हुआ। आसमान से पानी टपकने लगता है, यानी एक्चुअल में बारिश होने लगी थी।
तीनों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इतने दिनों के बाद उन्होंने पानी पिया होता है। वो तीनों बहुत अच्छी तरीके से पानी भी जमा करने लगे थे आगे के लिए, और अब उन्हें लग रहा था कि शायद गॉड उनकी बात सुन रहे हैं और उन्होंने ही ये बारिश कराई है। तीनों ईश्वर के शुक्रगुजार थे कि इस क्रिटिकल कंडीशन में वो उनकी मदद कर रहे हैं। बारिश की वजह से उनकी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से गीली हो गई थी और उनका पानी पीकर पेट भर गया था। अब सुबह होने पर हमें दिखाया जाता है कि जिन लगातार मछलियां पकड़ने का ट्राई कर रहा है। वो पूरे 1 हफ्ते से मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन अभी तक एक भी हाथ नहीं आई होती। पायलट भी जिन को ये देखकर कहने लगा कि तुम मेहनत करना बंद कर दो, मछलियां हमारे हाथ नहीं आने वाली जब तक प्रॉपर कांटा नहीं आ जाता। लेकिन जिन उन जिद्दी लोगों में से था जिसे अगर जो चीज चाहिए वो उसे लेकर रहता है। पर ये कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ सख्त से सख्त आदमी भी पिघल जाता था। जिनके भी अब सब्र का बांध टूट चुका होता है, इसीलिए अब उसने अपनी जेब से एक नाइफ निकाल लिया। नाइफ को वो ओपन कर डिसाइड करता है कि वो इसी की मदद से एक मछली को पकड़ेगा। पायलट इससे काफी कॉन्शियस हो गया। वो कहने लगा कि तुम इस नाइफ को अंदर रख लो, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बोट के अंदर भी छेद हो सकता है। ऐसा अगर हुआ तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी और वो तीनों ऑब्वियसली डूबकर मर जाएंगे। पर यहाँ जिन किसी की बात नहीं सुनता और चाकू की मदद से मछलियों पर हमला करने लगता है। पायलट उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जिन बहुत भूख के मारे ये सारी चीजें करता ही जा रहा था। उसे रिसोर्सेस चाहिए, नहीं तो वो वैसे ही मर जाएंगे। अब इस तरीके से लगातार पानी में स्टैब करते हुए अचानक उसका नाइफ किसी पर लगता है। जिन तो डर के मारे पायलट को कहने लगा कि शायद मेरा चाकू बोट के अंदर घुस चुका है और अगर उसने अपना चाकू निकाला तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगले ही मोमेंट में पता चला कि वो चाकू बोट को नहीं बल्कि एक शार्क के छोटे बच्चे को लगी है। जिन तुरंत ही उस बच्चे को ऊपर खींच लेता है और दोनों मिलकर शार्क को मार देते हैं। ऑब्वियस बात ही नहीं तो वो शार्क अपने नुकीले दांत से उन्हें भी चोट पहुंचा देती। टोनी और जिन ने किसी भी तरीके से उस शार्क का पेट ओपन किया जिसमें कई छोटी मछलियां भी थी, और होना क्या था वो सब उसे मजे से खाने लगे। इतने समय के बाद उनके पेट में पानी के अलावा कुछ तो गया है। इससे ऑब्वियसली उन्हें काफी ज्यादा पोषण तत्व मिलेंगे और सरवाइव करने का साहस भी। पर अब सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के मन में यही था कि इस छोटी सी शार्क की पूरी फैमिली अगर इस जगह पर आ गई तो वो हमला तो उनके ऊपर जरूर करेगी। पर फिलहाल वो तीनों एकदम बेफिक्र थे, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उनके खाने का अरेंजमेंट हो गया है। वो तीनों बारीकी से शार्क को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। अब यहाँ सुबह के समय पायलट तो ये कह रहा था कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपनी फैमिली के पास जाऊंगा, लेकिन अब पायलट टोनी और जिन से भी पूछता है कि तुम्हारी कोई वाइफ है कि नहीं। टोनी ने बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं यहाँ से बचकर सबसे पहले उससे मिलूंगा। बेचारा जिन कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो तो एक ऑर्फन बच्चा था जो शुरुआत से ही अकेला रहा है। अब जिन की हालत देखकर टोनी कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलना और मेरी बहन से शादी कर लेना, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। यानी अब वो तीनों एक दूसरे से काफी कंफर्टेबल होकर पर्सनल बातें भी शेयर कर रहे होते हैं। इन बातों की वजह से उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलती है एक साथ बचने की। पर कुछ ही देर में उन लोगों ने नोटिस किया कि उनकी बोट के नीचे कई सारी शार्क मंडरा रही है। वो सारी शार्क बहुत ही बड़े झुंड में आई थी, क्योंकि जब इन तीनों ने मिलकर उस छोटे से शार्क को मारा था तो उसका खून पानी में गिर गया होता है और खून को सेंस करके शार्क आए ऐसा हो नहीं सकता। कुछ देर तक वो सारी शार्क वहाँ पर घूमती रहती हैं, पर बोट के ऊपर हमला करने के बजाय वो वहाँ से दूर चली जाती हैं। यानी इन तीनों का लक बहुत ही अच्छा था। अब रात होने पर वो बारी बारी सो रहे थे। जिन यहाँ पर सोते हुए अपना हाथ का ध्यान नहीं रखता और थोड़ा वो पानी के अंदर चला जाता है। इस मौके का फायदा एक शार्क उठाती है और उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। अच्छी बात ये हुई कि उस शार्क ने जिन को पानी में नहीं खींचा, नहीं तो जिन की मृत्यु एकदम तय थी। जिनके हाथ पर काटे जाने का निशान हो चुका था और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। टोनी और पायलट तो उसकी देखरेख करने में लग गए थे। अच्छी बात ये हुई कि वो जख्म ज्यादा नहीं था और कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो जाएगा। अब उन्हें ओशियन में इस तरीके से पूरे 10 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका था। जिन के हाथ पे चोट लगने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। पर तुरंत ही जिन ने चौंक कर बताया कि सामने की तरफ कोई आइलैंड दिखाई दे रहा है, यानी अब वो उसकी तरफ बढ़कर बच सकते हैं। लेकिन जब पायलट ने वहां पर देखा तो उस जगह पर कोई आइलैंड नहीं था। ये जरूर जिन को हेलुसिनेशन हो रहे होंगे उसकी कमजोरी के कारण। जिन भी ये समझकर इन चीजों को इग्नोर कर देता है। कुछ दिन इस तरीके से और बीत जाते हैं और टोनी तो अपने हाथ में गन लेकर लगातार उसे देखते जा रहा था। ऐसा लगता है कि उनमें जीने की होप खत्म हो रही है और वो खुद को मारकर सुसाइड करना चाहता है। लेकिन अचानक जिन ने टोनी से गन मांगी बिना कोई आवाज किए। वो तो निशाना लगा देता है पायलट की तरफ। लेकिन बात ये थी कि उनकी बोट के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ था, तो जिन ने तुरंत ही उसके ऊपर निशाना लगाकर शूट कर दिया। बर्ड मरकर पानी में गिर जाता है और पायलट भी उठ चुका था। पायलट ने जैसे ही बर्ड को देखा तो वो पानी में कूदकर उसे लेने के लिए चला जाता है, पर उसे क्या पता कि बर्ड को खाने के लिए आसपास कोई और भी आ चुका है। पायलट ने नोटिस किया कि ठीक उसके पीछे एक शार्क मौजूद है और बाकी साथी पायलट को ऊपर आने के लिए कह रहे थे।
पायलट जल्द से जल्द स्विम करते हुए आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है और वो खतरनाक शार्क नीचे से पानी में चली जाती है। लकीली उनके पास एक बर्ड आ चुकी है, यानी वो कुछ दिनों तक और खाना खा सकते हैं। पर इस तरीके से कब तक चलता रहेगा उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा। अब तो उन्हें ओशन के अंदर फंसे हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। सभी की बॉडी एकदम कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा दिन तक ये सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। पायलट जब यहाँ सोकर उठता है तो उसने नोटिस किया कि उसके बाकी दोनों साथी भी सो रहे हैं और कोई भी नजर नहीं रख रहा कि आखिर वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि उनका प्लान ये था कि एक आदमी जग कर चारों तरफ पहरा देते रहेगा। पायलट को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो टोनी और जिन को डांटने लगा था, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही उनकी जान ले सकती है। अब यहाँ पायलट की इतने रूड बिहेवियर के कारण जिन साफ साफ कहने लगता है कि यहाँ पर हम तुम्हारी वजह से ही फंसे। अगर तुम पूरी तरीके से प्लेन चलाने पर ध्यान देते तो हम इस डायरेक्शन में कभी आते ही नहीं। और तो और पायलट ने बताया था कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, पर अभी तक उसके अकॉर्डिंग कोई भी आइलैंड दिखा नहीं है। तो आखिरकार कैसे वो दोनों पायलट की बातों पर भरोसा कर ले। पायलट भी इन चीजों पर सोचने लग जाता है और एक्चुअल गलती इमेजिन करता है कि जब वो प्लेन चला रहा था और थोड़ी देर के लिए उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के लिए ही सो जाने के कारण उसका डायरेक्शन बदल जाता है और वो अपनी टीम को लेकर अब काफी आगे निकल चुका था। पायलट ने अभी तक ये बातें अपने दोस्तों को बताई नहीं होती, क्योंकि ऐसे तो पूरा ब्लेम उसके ऊपर ही आ जाएगा। पायलट यही राय देता है कि हमें जितनी भी नॉलेज है उस हिसाब से आगे बढ़ते ही रहना होगा। तभी जिन उसके ही द्वारा बनाया गया मैप देता है और कहता है कि हम इसे ही फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। शायद हो सकता है कि हमें कोई आइलैंड मिल जाए और हमारी जान बच जाए। पायलट को अब एक आइडिया आया। उसने तुरंत ही एक शूज को फाड़ा और उसके सोल को एक चाबुक की तरह इस्तेमाल करके बोट को आगे बढ़ाने लगा। इससे एटलीस्ट वो अपने बोट की स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये श्योरिटी अभी भी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वहाँ उन्हें कोई जमीन या फिर आइलैंड मिलेगा। ओशन में एक और बार बारिश होती है, जिससे कि तीनों पानी पीने लगे और उसे जमा भी करते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, लेकिन पायलट सामने की तरफ देखता है एक बहुत ही खतरनाक तूफान को। वो तूफान तो सीधा उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और अगर वो गलती से इसके अंदर चले गए तो बचना नामुमकिन है। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, जिससे कि उनकी बोट पलट चुकी थी और सभी के सभी पानी में गिर जाते हैं। टोनी को तो तैरना भी नहीं आता था, यानी उसके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर अच्छी बात हुई कि जिन ने टोनी को पकड़ लिया था और वो बोट के सहारे तैर रहे थे। कैसे भी उन्होंने उस तूफान का सामना किया और जब थोड़ी लहरें कमजोर होती हैं तो उन तीनों ने अपनी बोट सीधी की और उसके अंदर जाकर बैठ गए। कई घंटों तक वो भारी बारिश और तूफान के बीच में फंसे रहे, पर आखिरकार वहाँ से बाहर निकल ही जाते हैं। इस मोमेंट के बाद मानो उनकी बॉडी में जान बची ही नहीं है। उन्हें अजीब टाइप के हेलुसिनेशन हो रहे थे, जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। शरीर की त्वचाएं एकदम से खराब होने लग जाती हैं। उनके पास तो अब शायद कोई भी एक्टिविटी करने की हिम्मत ही नहीं थी। पायलट तो अब जाकर अपनी गलती कन्फेस कर ही लेता है कि आखिर वो किस तरीके से सफर के दौरान सो गया था और ये जो भी चीजें हो रही हैं और इस तरीके से वो फंसे हैं, सब का सब उसकी वजह से हुआ है। पायलट को शुरुआत में लगा कि अगर वो ये बात बताएगा तो टोनी और गिन उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन टोनी और गिन के अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो इससे डिस्कशन करे। डिस्कशन से और ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। बोट पर जो कुछ मांस रखा हुआ था वो भी तूफान के कारण गिर गया होता है, यानी अब उनके पास जीरो रिसोर्सेज हैं। उन्हें तो पूरा मंथ बीत चुका होता है इस ओशन में। यहाँ दिखाया गया कि जिन को तो हेलुसिनेशन हो रहे हैं टोनी की बहन के। जिस तरीके से टोनी ने अपनी बहन को डिस्क्राइब किया था कि वो कितनी ब्यूटीफुल और क्यूट है, वैसा ही जिन इमेजिन करता है उस ओशन के बीचों बीच। वो उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि कहता है कि मैं उससे शादी करूंगा। टोनी भी इस बात से राजी होकर काफी खुश हो जाता है, पर उन्हें भी रियलिटी पता थी कि यहाँ से बचने के बाद ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। और अब तो हालत कुछ ऐसी है कि अपने बॉडी को हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन टोनी कहता है कि इतनी दूर तक आने के बाद हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। थोड़ी और मेहनत करके अगर वो बच जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। टोनी ने तो अपने हाथ से ही पानी पर मारना स्टार्ट किया, जिससे वो बोट की तेजी बढ़ा सके। तीनों भी इसे फॉलो करते हैं, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। पायलट अब अचानक उठते हुए बता रहा था कि मैंने कुछ इमेजिन किया है। मैंने कुछ ग्रीन कलर की चीजें देखी हैं जो हमें अपने पास बुला रही थी। लेकिन बाकियों को भी पता होता है कि ये पायलट की इमेजिनेशन है। पायलट जो उन दोनों में से सबसे ज्यादा सीनियर और स्ट्रांग होता है, आखिरकार वो हार मानकर समुद्र का पानी पीने लगा था, यानी उसने अपनी एंडिंग एक्सेप्ट कर ली थी। पर तभी जिन ने हाथ दिखाते हुए कहा कि वहाँ पर ग्रीन कलर का कुछ तो मौजूद है। सभी जब उस तरफ देखते हैं तो वो पूरी तरीके से चौंक गए, क्योंकि ये सच में एक आइलैंड था। जमीन को पहली बार अपनी नजरों से देखने पर उनके अंदर एक अजीब सा जोश आ गया। तीनों किसी भी तरीके से अपनी बोट को उस आइलैंड की तरफ लेकर जाने लगे।
बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार वो उस बीच पर चले जाते हैं। तीनों बीच के ऊपर इस तरीके से लेट गए जैसे उन्होंने जमीन सालों बाद देखी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने पूरे 1 मंथ से भी ज्यादा पानी में समय गुजारा है। उन तीनों सोल्जर्स की बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी और चलने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, बट वो खुश थे कि एटलीस्ट वो पानी से बाहर निकले और एक आइलैंड पर आ गए। सामने की तरफ उन्हें 2 हट दिखाए जाते हैं जिसके अंदर वो धीरे धीरे जाने लगते हैं। यानी ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। बता दूं कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ यूएस मिलिट्री सोल्जर्स सच में इस तरीके से पानी में फंस गए थे। उन्होंने किसी भी तरीके से ओशियन में पूरे 35 डेज सर्वाइव किया था। इस तरीके से ही वो एक आइलैंड पर पहुंचे और वहां से उन्हें रेस्क्यू किया गया। हमारी ये कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।